बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ब्रोंकियोक्टेसिस। तो ब्रोंकियोक्टेसिस के जो कंटेंट्स है उसमें आते हैं इसका डेफिनेशन, एटियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, लैब फाइंडिंग, डायग्नोसिस एंड रेफरेंस। तो आज के लेक्चर में हम ये सारा कुछ कवर करेंगे। अच्छा, अब ब्रोंकियोक्टेसिस टू वर्ड से डिराइव हुआ है। एक है ब्रोंकाई एंड एक है एक्टेसिस। तो ब्रोंकाई एक नॉर्मल एयर पैसेज वे को हम कहते हैं और एक्टेसिस का मतलब ये है कि परमानेंट डायलेशंस। तो परमानेंट डायलेशंस ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल इज कॉल्ड ब्रोंकियोक्टेसिस। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं। अब इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि ब्रोंकियोक्टेसिस इज़ द परमानेंट डायलेशन of the bronchi and bronchioles caused by the destruction of smooth muscles in the supporting elastic tissues. It typically results from or is associated with a chronic necrotizing infection. इसका मतलब ये है कि कोई भी नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे ब्रोंकाई में इन्वेड करती है और उस ब्रोंकाई में जो सपोर्टिंग इलास्टिक टिश्यूज़ होता है और स्मूथ मसल्स होती है, तो वो उस स्मूथ मसल्स और सपोर्टिंग इलास्टिक टिश्यू को डिस्ट्रक्ट करती है। तो उस डिस्ट्रक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स एंड सपोर्टिंग इलास्टिक टिश्यू की वजह से जो ब्रोंकाई में होता है उसमें परमानेंट डायलेशंस हो जाती है और उस परमानेंट डायलेशन को हम कहते हैं ब्रोंकियोक्टेसिस। अब ये परमानेंट डायलेशन जो है ये ब्रोंकाई में मुख्तलिफ एटियोलॉजिकल फैक्टर के बेस पे होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सपोज़ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे ब्रोंकाई में इन्वेड करती है और वो वहाँ पे एक सब्सटेंस रिलीज़ करती है जैसे कि सूडोमोनास एरिजिनोसा। तो ये सूडोमोनास एरिजिनोसा हमारे ब्रोंकाई में इन्वेड करती है और वहाँ पे साइनाइड की सिक्रीशन करती है। तो वो साइनाइड हमारे ब्रोंकाई को डैमेज करती है और उस डैमेज के बेस पे फिर ब्रोंकाई जो है एक परमानेंट डायलेट हो जाता है और वो परमानेंट डायलेशन फिर फर्दर लीड करती है टुवर्ड द ब्रोंकियोक्टेसिस। अब यहाँ पे आपको एक नॉर्मल ब्रोंकस शो हो रहा है और एक है ब्रोंकियोक्टेसिस। तो जो नॉर्मल ब्रोंकस है उसमें आउटर वॉल होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, म्यूकस होता है, म्यूकोजल ग्लैंड होते हैं और साथ में इस नॉर्मल ब्रोंकस में एपिथेलियल सेल की लाइनिंग होती है और वो एपिथेलियल सेल्स एक दूसरे के साथ एक टाइट जंक्शंस बनाती है। तो उस टाइट जंक्शन का फ़ायदा ये है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे इन्वेड करती है वो आसानी के साथ इसको पेनेट्रेट नहीं कर पाता। अगर आसानी के साथ पेनेट्रेट नहीं कर पाता तो मीन यहाँ पे वो आसानी के साथ डिजीज़ कोज नहीं कर सकता। और एक इसमें होता है इस ब्रोंकाई में गोबलेट सेल्स। तो वो गोबलेट सेल जो है वो म्यूकस की सिक्रीशन करता है और वो म्यूकस जो है फर्दर बैक्टीरिया या कोई भी टॉक्सिन जो यहाँ पे आती है और ब्रोंकियोक्टेसिस की तरफ लीड करती है, वो म्यूकस उस बैक्टीरिया, उस फंजाई या कोई टॉक्सिन उसको जो है ना एंट्रैप करती है। और एक इसमें होता है ब्रोंकाई में म्यूकोसेलरी एपरेटस। तो ये म्यूकोसेलरी एपरेटस का फंक्शन ये होता है कि जो बैक्टीरिया या फंजाई या कोई टॉक्सिन जो म्यूकस एंट्रैप करता है वो इस एंट्रैप हुई बैक्टीरिया और फंजाई जो कि म्यूकस में होता है इसे क्या करते हैं, इसको अपवर्ड पुशअप करते हैं टूवर्ड द एसोफेगस या कफ के ज़रिए हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट कर लेता है। तो नॉर्मल फंक्शन जो म्यूकोसेलरी एपरेटस का ये है कि ये बैक्टीरिया या टॉक्सिन को अपवर्ड पुशअप करते हैं टूवर्ड द एसोफेगस। तो वो फिर जाके स्टमक में इसकी डाइजेशन होती है या कफ के ज़रिए हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। और एक इस एपिथेलियम में जो है एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड की सिक्रीशन होती है जैसे कि लाइसोजाइम हुआ, जैसे कि डेपेंसिन हुआ। तो ये लाइसोजाइम और डेपेंसिन जो है ये हमारी जो ब्रोंकाई है इसमें जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं तो इसको डायरेक्टली किल आउट कर लेता है। और एक इसमें होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस। अब यहाँ पे जो दूसरा पिक्चर आपको शो रहा है ब्रोंकियोक्टेसिस वाला, इसमें ये है कि लॉस ऑफ सीलिया हो गया है, इंक्रीज म्यूकस की प्रोडक्शन हुई है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल हुई है। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आ गया है और उसने जो है ब्रोंकियल वॉल को पेनेट्रेट भी कर लिया है
इसके ख़िलाफ़ गॉबलेट सेल ने एक्सेसिव अमाउंट ऑफ म्यूकस भी प्रोड्यूस किया हुआ है, और इसके वजह से जब म्यूकस एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है तो ये म्यूकस जो है म्यूकोसिलियरी अपरेटस इसको आसानी के साथ फिर क्लियर करना नहीं कर पाता, और वो इस सीलिया पे ही अकमलेट हो जाता है, जिसके वजह से लॉस ऑफ सीलिया हो जाता है। तो जब इसी तरह से कोई फीचर आ जाते हैं जिसमें लॉस ऑफ सीलिया हो, इंक्रीज म्यूकस की प्रोडक्शन हो ब्रोंकाई में, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकियल वॉल हो, तो वो ब्रोंकियोक्टेसिस की क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं। मीन वो ब्रोंकियोक्टेसिस के लिए एक हॉलमार्क है, वो हम इसे ब्रोंकियोक्टेसिस फिर कहते हैं। अब यहाँ पे है एटियोलॉजिकल फैक्टर। तो जो एटियोलॉजिकल फैक्टर है इसका मतलब ये है कि जो कॉजेज़ हैं, मीन ये ब्रोंकियोक्टेसिस कौन कौन से कॉजेज़ के बेस पे अराइज हो सकता है। तो इसमें एक है ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन 2 टाइप का होता है, एक होता है इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन और एक होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो सपोज़ जब कोई ट्यूमर ब्रोंकियल ल्यूमन की इनसाइड प्रोड्यूस हो जाए और वो ऑब्स्ट्रक्शन काज करे इनसाइड द ब्रोंकियल ल्यूमन, तो वो जो है उसे हम कहते हैं इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो उस इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ही ब्रोंकाई जो है परमानेंट डायलेट हो जाता है, जो कि फर्दर लीड करती है टुवर्ड द ब्रोंकियोक्टेसिस। और एक होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन वो है कि हमें बेसिकली ये पता होता है कि जो लंग है इसको लिम्फेटिक सप्लाई है, तो जो लंग को सप्लाई करती है, सपोज़ उसमें कोई ट्यूमर का प्रोडक्शन हुआ है या उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो उसकी वजह से इस ब्रोंकाई पे प्रेशर पड़ता है, और इस प्रेशर की वजह से इस ब्रोंकाई में जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन कोज होती है, और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फिर फर्दर ब्रोंकाई परमानेंट डायलेट हो जाता है, जो कि ब्रोंकियोक्टेसिस की तरफ लीड करती है। यहाँ पे जो कॉमन कॉजेज़ लिखा है कि ट्यूमर है, तो ट्यूमर के बारे में मैंने आपको बता दिया। फॉरेन बॉडीज़ है, तो फॉरेन बॉडी का मतलब ये है कि कोई बैक्टीरिया है या फंजाई है, जब वो इन्वेड करती है ब्रोंकाई में, तो ब्रोंकाई में उसके खिलाफ इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स होता है, और उस इन्फ्लेमेशन में एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ म्यूकस प्रोडक्शन होता है, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है इनसाइड द ल्यूमन और ब्रोंकाई, और फिर उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्रोंकाई का परमानेंट डायलेशन होता है, जो कि ब्रोंकियोक्टेसिस की तरफ लीड करती है। इम्पेक्शन ऑफ म्यूकस का मतलब ये है कि जब ब्रोंकाई में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ म्यूकस की प्रोडक्शन हो जाए तो वो उस ब्रोंकियल ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है कि इन दिस कंडीशन द ब्रोंकियोक्टेसिस इज लोकलाइज्ड टू द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग सेगमेंट। तो बेसिकली हमें ये पता होता है कि लंग्स जो है एक राइट लंग है, एक लेफ्ट लंग है। तो जो राइट लंग है, राइट लंग में टोटल 3 लोब्स होते हैं और 10 सेगमेंट्स होते हैं, और जो लेफ़्ट लंग है इसमें 2 लोब्स होते हैं और 8 to 9 सेगमेंट्स होते हैं। तो सपोज़ लंग के एक खास सेगमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन काज हुआ है, तो वहाँ पे ही फिर उस ब्रोंकाई जो है वो परमानेंट डायलेट होगा, तो वो लोकलाइज हुआ, मीन वो एक खास सेगमेंट में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हुआ, तो उस ख़ास सेगमेंट में ही ब्रोंकियोक्टेसिस होगा। तो ये लोकलाइज ब्रोंकियोक्टेसिस हम फिर उसे कहते हैं, और ये ब्रोंकियोक्टेसिस जो है फर्दर कॉम्प्लिकेट करती है एटोपिक एस्मा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को। अब यहाँ पे जो दूसरा एटियोलॉजिकल फैक्टर है वो है कॉन्जेनिटल और हेरिडिटरी कंडीशन। तो ये कॉन्जेनिटल और हेरिडिटरी कंडीशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर है पर ब्रोंकियोक्टेसिस। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो हमारी बॉडी में एक जीन होता है, हमारी बॉडी की सेल्स में CFTR जीन। तो ये CFTR जीन जो है इसका फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी के सेल्स में ये वाटर और सॉल्ट्स की इन एंड आउट बैलेंस चेक करता है, और ब्रोंकियल ल्यूमन में इसका फंक्शन ये है कि ये क्लोराइड का आउटफ्लक्स करता है। तो क्लोराइड के आउटफ्लक्स की वजह से इसमें जो है ना 3 म्यूकस की प्रोडक्शन होती है, और जब 3 म्यूकस की प्रोडक्शन ब्रोंकियल ल्यूमन में होता है तो वो म्यूकोसिलियरी अपरेटस उसको आसानी के साथ क्लियर आउट कर लेता है। जब क्लियर आउट हो जाएगा तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, जब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा तो मीन यहाँ पे ब्रोंकियोक्टेसिस नहीं होगा। अब अगर ये CFTR जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो हम फिर इसे कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस।
तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें इस CFTR जीन में म्यूटेशन हो जाता है। जब CFTR जीन में म्यूटेशन होगा तो हमारी बॉडी के सेल्स में वाटर और साल्ट का जो इन एंड आउट बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और ब्रोंकियल ल्यूमर में परक्लोराइड का आउटफ्लक्स नहीं होगा और सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, जिसकी वजह से ब्रोंकियल ल्यूमर में थिक म्यूकस की प्रोडक्शन होगी और जब थिक म्यूकस की प्रोडक्शन होगी तो वो ब्रोंकियल ल्यूमर में इन्फेक्शन कॉज करेगा, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा और वो म्यूकोसेलरी एपरेटिस भी ही अकमुलेट हो जाएगा तो वो सीलिया में भी डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा, सीलिया भी इमोटाइल हो जाएगा उसकी वजह से और म्यूकोसेलरी एपरेटिस इस थिक म्यूकस को क्लियर करना नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा और फिर ऑब्स्ट्रक्शन जो है परमानेंट लीड करती है टूवर्ड द ब्रोंकियोप्टेसिस और फिर ब्रोंकाई में परमानेंट डायलेशन हो जाती है। इसका जो अदर एटियोलॉजिकल फैक्टर है वो है इम्यून डिफिशिएंसी स्टेट। मतलब इसका ये है कि अगर बॉडी में कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ये है कि इस पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ है, उसमें हाइपोगेमाग्लोबिनीमिया डिजीज़ है या उसमें और कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो उसकी वजह से इस पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो कंप्रेस्ड हो जाता है और जब वो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कंप्रेस्ड हो जाता है, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, तो उसकी वजह से इस पेशेंट में इन्फेक्शन के चांसेस दूसरी पेशेंट के बनस्बत जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं होता वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब किसी पेशेंट को सपोज रिमोटाइड आर्थराइटिस है, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उसकी वजह से इस पेशेंट में ब्रोंकियोप्टेसिस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़्ड होता है और उसमें इन्फेक्शन के चांसेस दूसरी पेशेंट के बनस्बत ज़्यादा होता है। तो जो पेशेंट इम्यूनो डिफिशिएंट हो तो उसमें ब्रोंकियोप्टेसिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि उस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ बॉडी में कोई रिस्पॉन्स ही शो नहीं होता, इन फॉर्म ऑफ जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। इसका एक एटियोलॉजिकल फैक्टर प्राइमरी सीलियर डिस्किनेसिया है। ये प्राइमरी सीलियर डिस्किनेसिया को हम इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम भी कहते हैं और हम इसको कार्टाजेनार सिंड्रोम भी कहते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो सीलिया हमारे ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है, इस सीलिया का नॉर्मल फंक्शन ये है कि ये म्यूकस की क्लियरेंस करता है। अब अगर इस सीलिया में मतलब ये इमोटाइल हो जाता है तो फिर वो म्यूकस आसानी के साथ क्लियर आउट नहीं होता और वो वहाँ पे फिर फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ फिर ब्रोंकियोप्टेसिस कॉज होता है। इस सीलिया के नॉर्मल फंक्शन के लिए 2 टाइप ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक को हम कहते हैं DNA-I1 और एक को हम कहते हैं DNA-H5। तो ये दोनों जीन जब नॉर्मली एक्सप्रेस होते हैं तो ये सीलिया नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है और म्यूकस को आसानी के साथ क्लियर करते हैं। अब अगर इस दोनों जीन में कोई डिफेक्ट आ जाता है या कोई म्यूटेशन आ जाती है तो उस म्यूटेशन की वजह से फिर ये सीलिया इमोटाइल हो जाता है और ये प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। जब ये प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करता तो वो म्यूकस आसानी के साथ क्लियर आउट नहीं होता और वो वहाँ पे ब्रोंकियल ल्यूमर में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है, जिसकी वजह से फिर फर्दर परमानेंट डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोप्टेसिस। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो जो प्राइमरी सीलियर डिस्किनेसिया है या कार्टाजेनार सिंड्रोम है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और एक ये लिखा है कि ये इट विद स्टेरिलिटी इनफ्रीक्वेंटली मेल, कि ये मेल में स्टेरिलिटी भी कॉज करता है। तो मेल में स्टेरिलिटी ये इसलिए कॉज करता है कि मेल के जो स्पर्म है उसमें फ्लैजेला होता है और वो फ्लैजेला भी उसके लिए भी जो है ना ये DNA-I1 और DNA-H5 जीन, ये दोनों जीन रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर इन दोनों जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो उसका एपिक्सीलिया और ब्रोंकाई भी इफेक्ट होता है और जो मेल है उसकी जो फ्लैजेलेटेड स्पर्म है उसकी फ्लैजेला भी इफेक्ट होता है। तो जब वो फ्लैजेला ही ख़त्म हो जाएगा तो स्पर्म में मूवमेंट की जो मोटिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो ही ख़त्म हो जाएगी, तो वो स्पर्म फिर इमोटाइल हो जाता है, जिसकी वजह से इस मेल में स्टेरिलिटी कॉज होती है। इस डायग्राम में आप लोग देख लें कि जब एबनॉर्मल सीलिया जीन की एक्सप्रेशन होती है जिसकी वजह से सीलिया डिस्फंक्शन कॉज हो जाता है,
और जब सीलिया डिस्फंक्शन कोज होगा तो इम्पेयर म्यूकोसिलरी क्लियरेंस होगा, मीन वो म्यूकस आसानी के साथ क्लियर आउट नहीं होगा, जिसके वजह से वो म्यूकस ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगा और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इन्फेक्शन को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा और उस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ बॉडी एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स शो करेगा इन फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। और हमें पता है कि इन्फ्लेमेशन में एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड होता है, वह भी फ्लूइड की हमको अकमुलेशन हो जाती है और उस फ्लूइड के अकमुलेशन की वजह से फिर वहाँ पे ब्रोंकियोक्टेसिस कोज होगा और ब्रोंकियोक्टेसिस की वजह से एबनॉर्मल लंग फंक्शन होगा, मतलब हमें रिस्पायरेटरी में डिफ़िकल्टी होगी, इनिशियली कफ रिड्यूस होगा, बाकी वो साइंस है वो आपको मैं आगे समझा दूँगा। तो जब एबनॉर्मल लंग फंक्शन होगा तो फिर फर्दर वो लीड करती है रिस्पायरेटरी फेल्यूर की तरफ। अब इसकी मॉर्फोलॉजी है तो मॉर्फोलॉजी इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मॉर्फोलॉजिकली जो ब्रोंकियोक्टेसिस है वो 3 टाइप का होता है। एक है सिलेंड्रिकल ब्रोंकियोक्टेसिस, एक है वेरिकोस ब्रोंकियोक्टेसिस और एक है सेक्युलर और सिस्टिक ब्रोंकियोक्टेसिस। तो जो सिलेंड्रिकल ब्रोंकियोक्टेसिस होता है इसमें ब्रोंकाई इनलार्ज होता है, लेकिन इसमें कोई फोकल आउटपोचिंग या टोर्टोसिटी नहीं होती। और जो वेरिकोस ब्रोंकियोक्टेसिस है, नॉर्मली वेरिकोस हम उस एरिया को कहते हैं जिसमें कुछ पॉइंट पे इनलार्ज हो और कुछ पॉइंट पे वो ट्विस्टेड हो। तो जो वेरिकोस ब्रोंकियोक्टेसिस है इसमें ब्रोंकाई इर्रेगुलर होता है और इसमें कुछ एरिया में डायलेशन होती है और कुछ एरिया में कंस्ट्रिक्शन होती है। और जो सेक्युलर और सिस्टिक ब्रोंकियोक्टेसिस है तो ये इसमें ब्रोंकाई डायलेटेड होता है, लेकिन वो डायलेशन क्लस्टर फॉर्म में होता है और ये मोस्टली उस पेशेंट में कॉमन होता है जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ होता है। ये आगे आपको डायग्राम में मैं आपको दिखा दूंगा कि सिलेंड्रिकल, वेरिकोस और सेक्युलर और सिस्टिक ब्रोंकियोक्टेसिस किस तरह शो होता है। इसमें जो लिखा है कि ब्रोंकियोक्टेसिस अफेक्ट द लोअर लोब बायलैटरली, पार्टिकुलरली दोज एयर पैसेज दैट आर मोस्ट वर्टिकल। तो ब्रोंकियोक्टेसिस उस एरिया में कॉमन होता है जो कि मोस्ट वर्टिकल होता है। तो जो राइट मेन ब्रोंकस है तो ये राइट मेन ब्रोंकस ये मोस्ट वर्टिकल है, तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जब इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पे ब्रोंकियोक्टेसिस भी कॉमन होता है। और एक इसमें लिखा है कि द एयर वे में बी डायलेटेड टू एज मच एज 4 टाइम देयर यूजुअल डायमीटर। तो इसमें जो एयर वे है ये अपने डायमीटर से 4 टाइम ज़्यादा ही डायलेट होता है और इसकी जो हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग है वो इस की क्रोनिसिटी और एक्टिविटी ऑफ डिजीज़ पे डिपेंड करता है। In full-blown active case, an intense acute and chronic inflammatory exudate within the wall of the bronchi and the bronchiole leads to the desquamation of lining epithelium and extensive area of ulceration. इसका मतलब ये है कि जब कोई इन्फेक्शन या कोई ऑर्गेनिज़म, माइक्रो ऑर्गेनिज़म आके हमारे ब्रोंकाई को इन्वेड करती है तो उसके ख़िलाफ़ ये ब्रोंकाई एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स शो करता है इन फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। और ये इन्फ्लेमेशन में हमें पता होता है कि इसमें इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट की अकमुलेशन होती है। जब ये इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट इस ब्रोंकाई के वॉल में अकमुलेट होगा तो ये ब्रोंकाई में जो एपिथेलियम है उसकी डिस्क्वामेशन करेगा और वहाँ पे अल्सरेशन कॉज करेगा। अब जाहिर है जब ये क्रोनिक होगा तो क्रोनिक में एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें हीलिंग होता है। अब जब हीलिंग होगा तो ये एपिथेलियम तो रीजनरेट हो जाएगा, लेकिन जो डायलेशन है वो परसिस्ट नहीं रहेगी और वो परमानेंट ही रहेगी और इसमें एक एब्सिस कैविटी की फॉर्मेशन हो जाती है। इस डायग्राम में आप लोग देख लें, इसमें एक नॉर्मल ब्रोंकाई दिखाया गया है, एक सिलेंड्रिकल ब्रोंकियोक्टेसिस। तो ये सिलेंड्रिकल ब्रोंकियोक्टेसिस में आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई फोकल आउटपोचिंग नहीं है, कोई टोटोसिटी नहीं है, ये जस्ट एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। और जो वेरिकोस ब्रोंकियोक्टेसिस है तो आप लोग इसमें देख लें, इसमें कुछ एरिया में कंस्ट्रक्शन कोज हुई है और कुछ एरिया में इसमें जो है वो डायलेशन हुई है। जो सिस्टिक ब्रोंकियोक्टेसिस है तो इसमें डायलेशन तो हुई है लेकिन एक क्लस्टर में हुई है। और जो नीचे इमेज है इसका ये अल्ट्रासोनिक इमेज है। अच्छा, अब इसका है पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में इसकी दो इम्पोर्टेंट फीचर्स है, एक है ऑब्स्ट्रक्शंस और एक है क्रोनिक इन्फेक्शंस। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें ये लिखा है कि ऑब्स्ट्रक्शन कैन कॉज बाय फॉरेन बॉडी impaired clearance of secretion providing a favorable environment for superimpose infection।
इसका मतलब ये है कि जब ब्रोंकियल ल्यूमन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होती है, चाहे ब्रोंकियल ल्यूमन में कोई ट्यूमर प्रोड्यूस हुआ है, तो उस ट्यूमर के वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पे फिर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ म्यूकस प्रोडक्शन भी होती है, और उसकी वजह से इन्फेक्शन को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है। तो ये सुपर इम्पोजिशन इन्फेक्शन का मतलब ये है। और अगर कोई इन्फेक्शन वहाँ पे आ जाता है तो फिर वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है इन फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन, और उस इन्फ्लेमेशन में अकमुलेशन ऑफ एक्सुडेशन होती है, एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड होती है वहाँ पे, और जब वो एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड होती है तो वो उस ब्रोंकियल ल्यूमन को और भी जो है डिस्टेंट कर लेती है, तो उसकी वजह से एक इरिवर्सिबल डायलेशन होती है वहाँ पे। और दूसरा है क्रोनिक इन्फेक्शन। तो जब परसिस्टेंट नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन इन द ब्रोंकाई और द ब्रोंकी लीड टू पुअर क्लियरेंस ऑफ सिक्रीशन, मतलब अगर एक इन्फेक्शन है और वो परसिस्टेंट नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन है तो वो उस ब्रोंकाई और ब्रोंकीयोल को डैमेज करती है, और वहाँ पे जो उसके ख़िलाफ़ म्यूकस की प्रोडक्शन होती है एक्सेसिव म्यूकस की, तो वो म्यूकस फिर आसानी के साथ क्लियर नहीं होता और वो वहाँ पे परमानेंट ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है, जिसकी वजह से उस ब्रोंकाई में फाइब्रोसिस हो जाती है और ट्रैक्शन हो जाती है। तो ये इसके दो इम्पोर्टेंट पैथोजेनेसिस हैं जो जिसकी वजह से ब्रोंकियोप्टेसिस एराइज होता है। अब इस डायग्राम में आप लोग देख लें कि जब कोई माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म हमारे ब्रोंकाई में इन्वेट करती है, जैसे कि सूडोमोनास एरिजिनोसा या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो ये जब हमारी ब्रोंकियल ल्यूमन में इन्वेट करती है तो ये ब्रोंकियल वॉल को डैमेज करती हैं, और जब ब्रोंकियल वॉल डैमेज होगा तो वह एपिथेलियम होता है, वो एपिथेलियम भी डैमेज होगा। जब एपिथेलियम डैमेज होगा तो उस डैमेज एपिथेलियम से एक इंटरल्यूकन 1, इंटरल्यूकन 8 और TNF अल्फा की सिक्रीशन होती है। तो ये इंटरल्यूकन 1 जो है ये वहाँ पे न्यूट्रोफिल को ले आता है उस डैमेज एरिया में, और जो TNF अल्फा है और जो इंटरल्यूकन 8 है तो ये इस एपिथेलियम में जो गोबलेट सेल्स होती है उसकी हाइपरट्रोफी काज करती है। जब हाइपरट्रोफी कॉज होगा तो उसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ म्यूकस की प्रोडक्शन होगी, और ये जो इंटरल्यूकन 1 है तो ये यहाँ पे इस डैमेज एरिया में न्यूट्रोफिल को ले आता है। तो न्यूट्रोफिल तो ये फंक्शन परफॉर्म करता है कि वो अपने आप से प्रोटीएसिस एंजाइम सीक्रेट करता है, जैसे कि एलास्टेसिस, जैसे कि मेटालोप्रोटीनेसिस, ये सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं, और ये एंजाइम जो है फर्दर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करती है सम टाइम, लेकिन ये हमारे ब्रोंकियल वॉल को और भी डैमेज करती है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है फॉर द कोजिंग डिजीज़। अब आप लोग देख लिए कि जो इन्फ्लेमेशन यहाँ पे हुआ है वो फर्दर जो है डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, हमारी म्यूकस ग्लैंड को भी डिस्ट्रक्ट करती है, जो सीलिया है उसको भी डिस्ट्रक्ट करती है, जो कि फर्दर लीड करती है टूवर्ड डेथ, और उसकी वजह से फिर रेस्पिरेटरी फेल्यूर कॉज हो जाता है एट लास्ट एंड में। अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स है, तो क्लिनिकल फीचर्स में ये है कि इस पेशेंट को परसिस्टेंट कफ होगा विद एक्सपेक्टोरेशन ऑफ म्यूकोपरुलेंट समटाइम पिटेड स्पूटम। तो आप लोगों ने यहाँ पे जहन में एक बात याद रखनी है कि जो स्पूटम है वो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है म्यूकोइड स्पूटम, एक होता है परुलेंट स्पूटम, और एक होता है पेटेड स्पूटम। तो जो म्यूकोइड स्पूटम होता है वो तिन होता है और वो जो है मिल्की कलर का होता है, और जो म्यूकोपरुलेंट स्पूटम होता है ये येलोइश और ग्रीनिश कलर का होता है, लेकिन इसमें जो है इसमें पोल स्मेलिंग नहीं होता और ये थिक म्यूकस होता है। और जो पेटेड स्पूटम होता है ये येलोइश और ग्रीनिश कलर का होता है, और ये थिक म्यूकस भी होता है, और साथ में इसमें पोल स्मेलिंग भी होता है। तो आप लोगों ने जहन में ये याद रखना है कि जो ब्रोंकियोप्टेसिस है इसमें पेटेड स्पूटम या म्यूकोपरुलेंट स्पूटम की प्रोडक्शन होगी विद परसिस्टेंट कफ और प्रोडक्टिव कफ। इसके जो अदर सिम्टम है वो है डिस्पनिया, डिस्पनिया मीन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। राइनोसाइनोसाइटिस मीन जो हमारी नेज़ल कैविटी और नेज़ल साइनस की इन्फ्लेमेशन है हम उसे कहते हैं राइनोसाइनोसाइटिस, जिसके वजह से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ म्यूकस की प्रोडक्शन होगी और उसकी वजह से इन्फेक्शन को एक प्योरेबल एनवायरनमेंट मिलता है।
और एक इसका जो क्लिनिकल फीचर है वो है हेमोप्टिसिस। हेमोप्टिसिस वो है कि जब हम कफ करते हैं और साथ में ब्लड आना शुरू हो जाता है, हम फिर उसे कहते हैं हेमोप्टिसिस। अब अगर ये ब्रोंकियोप्टेसिस जो है वो सेवेयर रहा तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव वेंटिलेटरी डिफेक्ट राइज होते हैं, जिसमें हाइपोक्सीमिया, हाइपरकेप्निया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कोर पल्मोनरी, ये सारे कुछ आते हैं। तो जो हाइपोक्सीमिया है हम हाइपोक्सीमिया जो है उसे कहते हैं जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। हाइपरकेप्निया वो है जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल नॉर्मल से इंक्रीज़ हो जाता है। और जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है और कोर पल्मोनरी है, ये किस तरह होता है, जब हमें ये पता है कि ब्रोंकियोप्टेसिस में हाइपोक्सिया होता है, और वो हाइपोक्सिया हमें ये भी पता है कि हाइपोक्सिया जो है वो कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करती है। तो जब ब्रोंकियोप्टेसिस में हाइपोक्सिया होगा तो वो पल्मोनरी वस्कुलेचर में कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करेगा, जिसके वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। और उस पल्मोनरी हाइपरटेंशन के वजह से जो राइट साइड हार्ट है, जो राइट वेंट्रिकल है, उसको ब्लड पंप करना टूवर्ड द पल्मोनरी आर्टरी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको रेजिस्टेंस शो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से वो राइट वेंट्रिकल जो है वो अपने आप को जो है हाइपरट्रोपाइज करेगा। तो जब राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोपाइज हो जाए ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन और ड्यू टू लंग डिजीज, हम उसे कहते हैं कोर पल्मोनरी। तो ये कोर पल्मोनरी जो है ये इसकी वजह से एराइज होता है। तो ये क्लिनिकल फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने जहन में याद रखनी है। अच्छा, अब इसके है लैब फाइंडिंग, मतलब हम किस तरह मालूम करते हैं लेबोरेटरी टेक्निक के ज़रिए कि इस पेशेंट को ब्रोंकियोप्टेसिस है या नहीं। तो इसके लिए हम टेस्ट करते हैं। इसमें एक टेस्ट जो है वो है चेस्ट HCRT टेस्ट। तो ये HCRT टेस्ट जो है ये एक अल्ट्रासाउंड टेक्निक है, ये हम कहते हैं हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो ये हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी टेस्ट जो है ये हम करते हैं लंग पेरेन्काइमा की एबनॉर्मेलिटी चेक करने के लिए। अगर लंग में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उस एबनॉर्मेलिटी की वजह से वहाँ पे लंग में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्रोंकियोप्टेसिस होगा। तो उस लंग की एबनॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए हम HRCT टेस्ट करते हैं। और एक होता है CBC टेस्ट। ये CBC जो है ये कंप्लीट ब्लड काउंट है, जिसमें सारे ब्लड सेल की काउंट आ जाती है। तो नॉर्मली जो ब्रोंकियोप्टेसिस है इसमें एयर वे न्यूट्रोपिलिया और एयर वे इजिनोपिलिया ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो ये न्यूट्रोपिलिया और इजिनोपिलिया मीन ये न्यूट्रोपिल का इंक्रीज़ और इजिनोपिल की इंक्रीज़ जो नंबरिंग है ये हम CBC रिपोर्ट के ज़रिए देखते हैं। और एक इसके लिए हम कहते हैं स्पेशल टेस्ट। तो स्पेशल टेस्ट में AAT टेस्ट आ जाता है। AAT टेस्ट का मतलब ये है कि अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी। तो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी टेस्ट हम करते हैं अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशिएंसी को मालूम करने के लिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब ब्रोंकियल में कोई इन्फेक्शन आ जाता है, कोई इन्फेक्टस पार्टिकल आ जाता है, तो वहाँ पे फिर वहाँ इन्फ्लेमेशन होगा, और इन इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोपिल भी होगा। तो वो न्यूट्रोपिल जो है वो प्रोटीएजेस एंजाइम सीक्रेट करता है, जो कि हमारे ब्रोंकियल वॉल को डैमेज करता है। उस ब्रोंकियल वॉल को डैमेज होने से बचाने के लिए वहाँ पे अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन होता है। तो ये अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ये उस जो न्यूट्रोपिल से प्रोटीएज सीक्रेट होती है उस प्रोटीएजेस को इनएक्टिव कर लेता है। अब अगर ये है तो ये ब्रोंकियल वॉल जो है डैमेज होने से बच जाएगा। लेकिन अगर अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशिएंसी है तो वो प्रोटीएजेस आके हमारे ब्रोंकियल वॉल को डैमेज करेगा, और अगर डैमेज होगा तो वहाँ पे फिर ऑब्स्ट्रक्शन कोज होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, और वो फर्दर ब्रोंकियोप्टेसिस की तरफ जाएगा। तो ये टेस्ट जो है हम अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशिएंसी के लिए करते हैं। और एक है PCD टेस्ट। तो ये PCD टेस्ट जो है ये हम प्राइमरी सेल्युलर डिस्किनेसिया को मालूम करने के लिए करते हैं कि इस पर्सन को कोई प्राइमरी सेल्युलर डिस्किनेसिया तो नहीं है। अगर प्राइमरी सेल्युलर डिस्किनेसिया तो है ये तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि प्राइमरी सेल्युलर डिस्किनेसिया जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर है फॉर ब्रोंकियोप्टेसिस। तो इसको मालूम करने के लिए हम PCD टेस्ट करते हैं। और एक है ABPA टेस्ट। तो ये जो ABPA टेस्ट है ये एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पेरोजेलिसिस के लिए करते हैं। ये एक पंजाई होता है जिसे हम कहते हैं एस्पायरोजिला। तो ये एस्पायरोजिला नॉर्मली सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे बॉडी में आता है
और बॉडी में जब आ जाता है तो इसका जो एक एरिया है वो ब्रोंकियल ल्यूमन है। तो ये ब्रोंकियल ल्यूमन में एस्पेरोजेलिसिस डिजीज़ कॉज करता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा सीवियर है। इसके वजह से ब्रोंकियोप्टेसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। ब्रोंकियोप्टेसिस इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही पाया जाता है पेशेंट में। तो इसको मालूम करने के लिए हम जो है ABPA टेस्ट करते हैं, और एक है ANCA टेस्ट। तो ये ANCA टेस्ट जो है ये हम ऑटो एंटीबॉडीज़ को, ऑटो इम्यून डिजीज़ को मालूम करने के लिए करते हैं। ANCA टेस्ट जो है ये एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं। इसमें हम जो है ना ऑटो इम्यून डिजीज़ को मालूम करने के लिए करते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि जो अगर एक पेशेंट है उसको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो उसका मतलब ये है कि इस पेशेंट का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, मीन इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी जो है ना स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती नॉर्मली कि वो इन डिजीज़ कॉज करे, लेकिन अगर इस पेशेंट का कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो इसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है, तो वो स्मॉल टाइप ऑर्गेनिज्म भी उसमें डिजीज़ कॉज करा सकता है। तो ये हम जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ को मालूम करने के लिए करते हैं, क्योंकि ब्रोंकियोप्टेसिस ऑटो इम्यून डिजीज़ वाले पेशेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसी तरह ANA टेस्ट जो है, तो ये ANA टेस्ट भी हम ऑटो इम्यून डिजीज़ को मालूम करने के लिए करते हैं। और एक है नेज़ल FeNO टेस्ट। तो ये नेज़ल FeNO टेस्ट का मतलब ये है कि फ्रैक्शनल एक्सहेल नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट। ये फ्रैक्शनल एक्सहेल नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये डॉक्टर करते हैं फॉर कंफर्मेशन कि हमारी एयरवे में कितने % इन्फ्लेमेशन कोज हुआ है। तो उससे पता लग जाता है कि जब हमारे एयरवे में जितना % इन्फ्लेमेशन हुआ है तो इससे डॉक्टर को पता लग जाता है कि इसकी ब्रोंकाई में कितना % ऑब्स्ट्रक्शन है, और वो कितना सीवियर है, कितना मॉडरेट है, कितना माइल्ड है। तो ये नेज़ल FeNO टेस्ट जो है इसके ज़रिए हमें एयरवे में इन्फ्लेमेशन के परसेंटेज का पता लगता है कि कितने % हमारे एयरवे में इन्फ्लेमेशन हुआ है। और एक है CVID टेस्ट। तो ये CVID टेस्ट जो है ये कॉमन वेरिएबल इम्यून डिफिशिएंसी टेस्ट है। तो ये भी हम इम्यून डिफिशिएंसी के लिए करते हैं कि हमारी बॉडी में कोई इम्यून डिफिशिएंसी डिजीज़ तो नहीं है। तो अगर इम्यून डिफिशिएंसी डिजीज़ है तो हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होगा, जिसके वजह से इस पेशेंट में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होगी और इसमें ब्रोंकियोप्टेसिस भी कॉमन होगा। तो ये सारे टेस्ट जो है ये हम करते हैं ब्रोंकियोप्टेसिस के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टेस्ट होते हैं। और साथ में ये डायग्राम आपको मेंशन कर दिया है, काइंडली आप इसको देख लें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है डायग्नोसिस हैं। तो डायग्नोसिस हम ब्रोंकियोप्टेसिस के जो है वो नॉर्मली HRCT अल्ट्रासोनिक टेक्निक के ज़रिए करते हैं। इससे हमें पता लग जाता है कि ब्रोंकियोप्टेसिस लोकलाइज है और मोर डिफ्यूज ब्रोंकियोप्टेसिस है। तो जो लोकलाइज ब्रोंकियोप्टेसिस है तो ये मोस्टली जो है पोस्ट इन्फेक्शन मतलब ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, पोस्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, क्रोनिक एस्पायरेशन पार्टिकल्स की वजह से हो सकते हैं, NTM लंग डिजीज़ से हो जाता है। NTM लंग डिजीज़ का मतलब ये है कि नन ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरिया, इसके वजह से अराइज हो सकता है। तो ये बेसिकली आप सारा कुछ देख लें, ये लोकलाइज ब्रोंकियोप्टेसिस इस वजह से होता है, और ये हम HRCT टेस्ट के ज़रिए कंफर्म करते हैं। और एक है डिफ्यूज़ ब्रोंकियोप्टेसिस। तो डिफ्यूज़ ब्रोंकियोप्टेसिस में हम जो है ये कंफर्म करते हैं कि ये किस वजह से अराइज होता है। तो इसमें डायग्नोसिस हाईली सजेस्टिव बाय इमेजिंग। तो ये डिफ्यूज़ ब्रोंकियोप्टेसिस में एक है इमेजिंग, हम इमेजिंग के ज़रिए ये डायग्नोस करते हैं कि ये ब्रोंकियोप्टेसिस किस टाइप का है। तो जो इमेजिंग के ज़रिए होता है इसमें हम देखते हैं जो मोनियर कॉन सिंड्रोम होता है, विलियम कैम्पबेल सिंड्रोम होता है, PCD विद साइटस इन्वर्सस। तो ये मोनियर कॉन सिंड्रोम और विलियम कैम्पबेल सिंड्रोम, इसमें ये होता है कि जो इलास्टिक टिश्यू होता है उसमें एट्रोपी होती है। तो उस इलास्टिक टिश्यू की एट्रोपी की वजह से उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है ब्रोंकाई में, और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्रोंकाई में परमानेंट डायलेशन होती है, और वो डायलेशन जो है वो डिफ्यूज़ फॉर्म में होता है। और वो डिफ्यूज़ ब्रोंकियोप्टेसिस को मालूम करने के लिए हम HRCT टेस्ट करते हैं, और वो इन फॉर्म ऑफ इमेजिंग होता है। मतलब हमें एक इमेज शो होता है कि ये डिफ्यूज़ ब्रोंकियोप्टेसिस है और ये इस सिंड्रोम की वजह से अराइज हुआ है।
और इसमें जो है ना इलास्टिक टिश्यू की एट्रोपी है। अगर इलास्टिक टिश्यू की एट्रोपी है तो मतलब ये है कि इस पेशेंट को मोनियर कॉन सिंड्रोम है या विलियम कैम्पबेल सिंड्रोम है, और ये हम जो है इमेजिंग के ज़रिए मालूम करती है विद द हेल्प ऑफ HRCT टेस्ट। और एक इसमें ये दिखाया गया है कि मोर स्पेसिफिक बायोमार्कर जो है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस है, AAT डिफिशिएंसी है, PCD है, ABP है, CVID है, NTM लंग डिजीज़ है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको पिछले साइड्स में क्लियर कर दिया है। बाकी भी आपको अगर कोई इशू है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, तो ये रेफरेंस है। रेफरेंस मैंने जो है ये सारा लेक्चर रॉबिन बेसिक पैथोलॉजी ही से लिया है, और एक इंडियन बुक है हर्ष मोहन, उससे भी कुछ पॉइंट्स ली हुई है। काइंडली आप जो है रॉबिन बेसिक पैथोलॉजी ही को फॉलो करें। बाकी आपको लेक्चर के हवाले से कोई भी इशू हो, आपको कोई भी पॉइंट ना समझ आती हो इसमें, तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।